जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग चलते हैं केमिकल रिएक्शन। अति महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से अब प्रश्न आ भी रही है, अब प्रश्न आगे भी आएगा इस लेसन से हमारा। तो एक प्रश्न तो कन्फर्म रहता है रिएक्शन से, और जब उसी में रिएक्शन में और भी कुछ बातें जोड़ देता है जिसे रिएक्शन दे दिया, उनमें से आपको सफ़ेद पीलापन ये रंग पूछेगा, तो इस हिसाब से इससे दो प्रश्न में किसी किसी में देखने को मिलता है। रिएक्शन हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है रसायन में, हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए, जिसमें स्पेशल साइंस पूछे जाते हैं, उसके लिए तो और अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं केमिकल रिएक्शन। राधे राधे वो भी सभी लोग को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, गुड इवनिंग सभी लोग को। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन है क्या, तो रिएक्शन क्या है, तो इसके बारे में अगर हम आपके बीच में चर्चा करें कि रिएक्शन है क्या, तो जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जब हम देखते हैं किसी तत्व या यौगिक को एक दूसरे के साथ रिएक्शन कराकर एक नया अभिकारक बनाया जाती है, उत्पाद बनाया जाता है। जो दो रासायनिक केमिकल को मिलाने से जो एक नया उत्पाद बना है, उसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अर्थात कहने की मतलब यह है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाकर हम लोग जल का निर्माण करते हैं, यही हमारा रासायनिक रिएक्शन है, अर्थात केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलाकर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ये हमारा क्या है, रिएक्शन कहलाता है। दो यौगिक यह दो तत्वों से मिलाकर जब एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हाँ अंकिता, हाँ आज 5 बजे से स्टार्ट किया, आज संडे था ना, और वहाँ मैराथन चल रहा था, तो हम लोग भी आज केमिकल रिएक्शन को समाप्त कर लेंगे। तो कुछ समय ये भी थोड़ा लंबा चलेगा, समझिए ना, बस इसलिए आज 5 बजे हुआ, 6 साढ़े 6 तक चलेगा, उसके बाद हम लोग रिएक्शन को समाप्त कर देंगे, समझिए ना। चलिए तो देखिए बाबू, रासायनिक केमिकल अभी हम बता क्या रहे थे, वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ अर्थात जिसे हम लोग अभिक्रिया कहते हैं करके नया यौगिक बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहां से कोई परेशानी की बात नहीं। जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो इनका बहुत सारा लक्षण होता है, जिसमें क्या होता है, उसमें हम लोग चेंज देखने को मिलता है। रासायनिक केमिकल में रासायनिक अभिक्रिया जब करते हैं तो जो हमें तत्व मिलता है उसमें बहुत सारे लक्षण ऐसा होता है जो उसमें चेंज देखने को मिलता है। जैसे उसमें अवस्था परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कर रहे हैं तो हमें वहां पर जल मिल रहा है, भैया अवस्था तो परिवर्तन हो रहा है, दोनों गैस से यहाँ पर हमें द्रव में मिल रही है। गंध में परिवर्तन देखने को मिलता है, तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है, गैस का निकासन एवं उत्सर्जन देखने को मिलता है, रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है, और ध्वनि का उत्पन्न होता है। ध्वनि भी क्या होती है, कभी कभी बहुत सारे रिएक्शन ऐसा है जो विखंडित होता है, और जब विखंडित होता है जैसे परमाणु रिएक्शन, तो ये सब में ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो ऊर्जा तो हम लोग तापमान से ले लिए, कहीं कहीं ध्वनि भी उत्पन्न होता है, साउंड बहुत तेज मात्रा में आता है। तो हमारा क्या, ये सब हमारे रिएक्शन का परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है, समझिए ना। तो इन सब बातों को भी आप लोग को ध्यान देना होगा कि रिएक्शन के परिणाम स्वरूप हमें क्या प्राप्त होती है। रिएक्शन के परिणाम स्वरूप जो प्राप्त होता है, इन महत्वपूर्ण 4-5 हुआ है, जैसे रंग में परिवर्तन होना, गैस का निष्कासन या उत्सर्जन होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, अवस्था में परिवर्तन होना, गंध में परिवर्तन होना, तापमान में परिवर्तन होना। यहाँ तक कोई परेशानी की बात नहीं है। रासायनिक परिवर्तन से हम लोग एक रासायनिक अभिक्रिया में एक चीज और हम लोग को ध्यान देना है। एक हम आप लोग का पहला ही लेसन में बताए हैं रासायनिक परिवर्तन ना, यानी कि वस्तु को हम लोग दो परिवर्तन के आधार पर देखते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन जो हम भौतिक परिवर्तन जो है वो भी कहीं कहीं इसमें शामिल होता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जो है ये बहुत सारा ऐसा अभिक्रिया है जो संयोजन है, बहुत सारा वियोजन है, अब बहुत सारा ऐसा है जिसको हम लोग उस दोनों तरफ से प्राप्त कर सकते हैं। जिससे CO2 से हमें CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर लिए कार्बन ऑक्सीजन के मिलाकर, फिर उससे ही अलग करके हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये केमिकल रिएक्शन में हमें कुछ भाग में देखने को मिलता है, समझिए ना। जबकि वहां कहा था क्या कि केमिकल रिएक्शन में परिवर्तन होने के बाद एक फिर पुनः प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हमारा विज्ञान इतना ज्यादा चल गया है जो पुनः प्राप्त हम लोग कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए यहां से आप कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोग को ध्यान देना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि जैसे आपको कहा जाता है
कि रासायनिक समीकरण में जो हमारे इस ओर जो लिखा हुआ रहता है, रासायनिक अभिक्रिया के तत्वों के प्रतीक या यौगिक के सूत्रों की सहायता से लघु निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी हमें पूरा रासायनिक नाम नहीं लिखना, जिससे यहां पर देखिए जिंक, तो पूरा हमने जिंक नहीं लिखा, जिंक का एक हम लोग संकेत को लिखे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को पूरा नहीं लिखे हैं, बल्कि उसका संकेत लिखे हैं H2SO4। इस प्रकार से लिखकर हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को बनाने का कार्य करते हैं। अब देखिए दूसरा का महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जैसे यहां पर जिंक प्लस H2O है, यहां पर तीर है, तो भैया तीर के पीछे यानी पहले जो लिखा हुआ रहता है इसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। अर्थात यहां तक जो हमारा लिखा हुआ जो वस्तु है, यहां तक हमारा जो लिखा हुआ है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग अभिकारक के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे बाबू, इसे हम लोग अभिकारक नाम से जानेंगे। अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक कहेंगे। या आपको कहीं कहीं ये अभिक्रिया भी देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको कोई परेशानी की बातें नहीं है। जबकि यही अगर बात करेंगे इसके बाद तीर के बाद जो हमें प्राप्त होता है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग उत्पाद के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसे हम लोग उत्पाद के नाम से जानते हैं। उत्पाद, उत्पाद के नाम से जानते हैं। यहां तक कोई परेशानी की बात आपको नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पदार्थ का जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। इनके बीच में प्लस चिन्ह लगाकर बाईं ओर LHS में लिखा जाता है, इस ओर देखिए। अगला है पदार्थ या यौगिक जो अभिक्रिया के दौरान बनते उसे उत्पाद कहते हैं, जो हम उस उधर लिखे हैं। अगला है तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, यह अति महत्वपूर्ण है। यह अति महत्वपूर्ण है। आपका एक बार एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है, आपका ये प्रश्न आया हुआ है कि सिर का जो तीर का जो सिर होता है वो किस ओर दर्शाया जाता है, तो उत्पाद की ओर। अगर उत्पाद से पुनः हमें अभिकारक प्राप्त हो जाएगा तो यहां पर इस प्रकार का तीर का चिन्ह दर्शाया जाता है दोनों तरफ। इससे हमें यह पता लगाना है, इससे हमें यह पता चल जाती है कि यह जो अभिक्रिया हुई है, यह जो अभिक्रिया हुआ है बाबू, यह अभिक्रिया दोनों तरफ से प्राप्त हो सकता है, दोनों तरफ से प्राप्त हो सकता है। जबकि अगर सिंपल से आपकी बात में ये कहेगा कि भैया सिंपल से ये तीर को ऐसे दर्शा देता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो अभिक्रिया है, ये सिर्फ एक तरफ जा सकता है, सिर्फ एक उत्पाद बना सकता है। अब उत्पाद से हम फिर उसका जो अभिक्रिया था उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार से डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, उत्पाद भी बना सकते हैं। बाद में हम लोग उत्पाद से क्या कर सकते हैं, उत्पाद से हम लोग उसे अभिक्रिया को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला और देखिए बाबू। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के महत्वपूर्ण प्रकार की ओर हम लोग चलते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम लोग प्रकार की बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण प्रकार होता है इसका, जिसे ध्यान से देखिएगा। पहला प्रकार आपका है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक का संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण होता है, तो इसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपका VVI प्रश्न एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन का अगर हम लोग बात करेंगे तो इससे हम लोग CO का निर्माण करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करते हैं, यह भी संयोजन अभिक्रिया है। अगर देखिएगा ध्यान से, अगर आपसे कहेगा C+O2 को अगर हम लोग एक दूसरे को मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, ये भी हमारा क्या है, रासायनिक संयोजन अभिक्रिया के रूप में जाना जाएगा। अगला हम लोग का है H+O, अर्थात हमें H2O का प्रयोग होता है, यानी 2 हाइड्रोजन प्लस 1 अणु बराबर H2O, इसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया के रूप में जानते हैं। अर्थात 2 तत्व या 2 यौगिक से मिलाकर एक ही उत्पाद का निर्माण होता है, उसे हम संयोजक अभिक्रिया के रूप में जानते हैं। कोई परेशानी की बातें
नहीं है। जिसे चूना को अगर हम लोग जल के साथ निर्माण करते हैं तो बुझा हुआ हमें चूना प्राप्त होता है। चूना को अगर हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ये भी किसका उत्पाद के रूप में है बाबू? संयोजन अभिक्रिया के उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। संयोजन अभिक्रिया के उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा इन सब बातों को। संयोजन अभिक्रिया कहने की मतलब क्या है? सिंपल से बात में समझिएगा कि दो या दो से अधिक वस्तु या तत्व को जोड़ने के बाद, संयोजन करने के बाद एक नए उत्पाद का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया के रूप में जानते हैं। कन्फर्म? अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। इसके बाद हमारा वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया से भी आपको महत्वपूर्ण रूप से देखा जा सकता है। वियोजन अभिक्रिया भी देखिए क्या कहता है वियोजन अभिक्रिया बाबू? वहां पर हम लोग संयोजन करके नए अभिक्रिया का निर्माण किया है। यहां पर कहता नहीं, जो हमारा बना हुआ है ए बी, इसको विखंडित कर दें। विखंडित करना है, वियोजन करना है, यानी कि ए बी को हमें ए प्लस बी में हमें बनाना है। इसे हम लोग विखंडन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ए बी को हम लोग ए प्लस बी के रूप में हम लोग विखंडित करते हैं। इसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, या इसी को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। बस इतना ही ध्यान दीजिएगा कि अभिक्रिया को टूटकर या अपघटन करके हम जब नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई परेशानी की बात यहां तक नहीं होना चाहिए बाबू। हम आपको ये कह रहे हैं कि जिस अभिक्रिया में एकल अभिक्रिया टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण है जिस हिसाब से इस अब का लेवल का जो प्रश्न पूछा जा रहा है, ग्रुप डी टेक्नीशियन, ये सब का जो प्रश्न आया हुआ है, इसी लेवल का प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, खासकर जिसमें साइंस रहेगा तो दे देगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन वियोजन अभिक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऑप्शन नंबर ए उष्मा, ऑप्शन नंबर 2 प्रकाश, ऑप्शन नंबर 3 विद्युत धारा, या प्रकाश के बाद दे देगा विद्युत धारा दे देगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इस प्रकार से भी आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, यह 3 प्रकार के होता है। उष्मा देकर भी कर सकते हैं, प्रकाश देकर भी कर सकते हैं, या विद्युत धारा देकर भी अलग कर सकते हैं बाबू। चलिए आगे की ओर चलते हैं, जिससे ए बी हमारा हो गया, जिससे हम लोग ए प्लस बी के रूप में, जिससे अब देखिए जल है H2O में जब हम लोग विद्युत धारा की प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा जब इसे हम प्रवाहित कर करंट का प्रवाहित करेंगे तो H प्लस प्लस OH माइनस हमें देगा, H प्लस प्लस OH माइनस दे देगा। तो ये हमारा क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया के रूप ले लेता है। वियोजन अभिक्रिया को हम लोग ने कई भाग में रखते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं उष्मीय वियोजन। क्या बाबू? उष्मीय वियोजन। देखिएगा जितना भी यहां पर आप लोगों को रिएक्शन लिखा हुआ है, ये सब हमारा किसका? एनसीईआरटी का है, इसलिए आप लोग ध्यान से सभी को देखिएगा। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया यानी कि उष्मा देकर अलग करने की बात कर रहा है। क्या देकर बाबू? उष्मा देकर जब अलग करने की बात कर रहा है, तो इसे हम लोग उष्मीय वियोजन अभिक्रिया के रूप में जानते हैं। जब वियोजन उष्मा के द्वारा किया जाता है तो यह हम उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें इतना सिंपल से हम आपको बता ही दिए हैं कि वियोजन मतलब होता है वियोग में रोना। वियोग में कब रोता है? जब किसी का विखंडन होता है, किसी का टूटना होता है, समझिए ना। तो विखंडन अर्थात वियोजन अभिक्रिया वहां पर बता दीजिएगा। संयोजन, जहां पर दो तत्वों का मिलन होगा, एक नए उत्पाद का निर्माण होगा, उसे हम लोग संयोजन कहते हैं, वहां पे उसे बता दीजिएगा। और भी आगे आने वाला है विस्थापन अभिक्रिया आएगा, उस सबको देखेंगे एकाकी। यहां समझिए जैसे आपको दिल था लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर आपको दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट आपको दिया हुआ है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है,
इस पर हम लोग उष्मा दिए हैं, तो चूना को हम लोगों ने अलग निकाल लिया है और इससे गैस के रूप में क्या निकला है, CO2 अलग निकल गया है। समझ गए ना, तो ये उष्मा देकर हमें निकाला गया है। क्या देकर बाबू, उष्मा देकर। तो आपसे कहेगा कि लाइम स्टोन अर्थात कल CaCO3 में उष्मा देने के बाद हमें कौन सी गैस प्राप्त होता है, तो आपको कहना है कि CO2 गैस प्राप्त होता है। और ये जो प्रश्न आपको हम बता रहे हैं कई बार पूछा गया प्रश्न है। ये भी देता है बाबू कि आपको लाइम स्टोन को यानी CaCO3 का उष्मा के देने के बाद वो बताइए किन किन में माने कि बदल देता है। तो पहला आपको लिखा हुआ मिलेगा CO2 चूना में, दूसरा का मिलेगा CO2 गैस में, और ये तीसरा का मिलेगा इनमें दोनों, चार में इनमें से किसी में नहीं। ऑप्शन किसी भी प्रकार से रह सकता है। आगे देखते हैं। अगर रेड नाइट्रेट की बात करेगा, PbNO3 की बात करेगा, 2bNO3 2 की बात करेगा, अगर इसमें हम देखिए यहां ये जो तीर है ना, ये उष्मा को दर्शाता है। कहीं भी रसायन में आपको तीर दे देगा तो इससे हमें क्या बनता है, रेड ऑक्साइड बनता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है बाबू। और यह हम लोग का ऑक्सीजन भी निकलता है। क्या निकलती है, ऑक्सीजन भी निकलता है। आपसे कहेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो निकलती है किस रंग का निकलता है, तो आपको कहना है भूरा रंग में निकलता है। किस रंग में बाबू, भूरा रंग में निकलता है। कब, जब रेड नाइट्रेट पर हम लोग उष्मा देंगे तब रेड ऑक्साइड निकलेगा, PO निकलेगा, और NO2 निकलेगा, और O2 निकलेगा। हम इसलिए केमिकल रिएक्शन को इतना अच्छी बार बार रिपीट मार रहे हैं क्योंकि जितना भी प्रश्न में आएगा यही सब NCERT का रिएक्शन आएगा, उसमें आप लोग को वहां पे गलती नहीं करना है। समझिए ना, वहां पे आप लोग को गलती नहीं करना है, इसलिए आराम से रिएक्शन को, सभी रिएक्शन को हम लेकर जा रहे हैं। अगर आपसे बात कहेगा पोटेशियम कैलोनिक ऑक्साइड में KClO3 की बात कहेगा, इसमें अगर उष्मा देते हैं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, तो हमें क्या बन जाएगा, तो KCl प्लस O2 गैस देगा। गैस पे ध्यान देना है, कौन सा गैस निकलेगा। यहां पर O है इसलिए O2 गैस से निकल सकता है। समझ गए ना, सिर्फ ऑक्सीजन गैस से निकल सकती है। समझ। अगला NH4 NO3 में अगर हम उष्मा से अलग करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O प्लस जल निकलेगा। क्या निकलेगा, N2O प्लस जल निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, N2O प्लस जल निकलेगा। अगला, अगर हम लोग फेरिस सल्फेट FeSO4 और 7H2O अगर हम लोग उष्मा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा बाबू, Fe2O3 प्राप्त होगा। SO2 प्लस SO3 प्लस 7H2 प्राप्त होगा। और ये दोनों आप लोग को ध्यान देना है, ये दोनों से आपका प्रश्न पूछा हुआ है। समझिए ना, क्या क्या निकलेगा। तो उससे अगर फेरिक ऑक्साइड से अगर हम लोग में उष्मा देते हैं तो हमें कौन कौन से निकलेगा, गैस निकलेगा, तो SO2 प्लस SO3, SO2 प्लस SO3 जरूर ध्यान दीजिएगा, और 7 गो जल निकलेगा। 7 गो क्या निकलेगा, जल निकलेगा। अगला NaCHO3, NaCHO3 में उष्मा देते हैं तो Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2 निकलेगा। क्या निकलेगा, NaCHO3 में अगर हम लोग उष्मा देते हैं तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO3 निकलेगा। आराम से आप लोग इसको ध्यान से याद कीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलिए बाबू। अब देखिए, ये तो हमारा उष्मा लाने के बाद हुआ था। अब हमारे बीच आया है प्रकाश, यानी जब प्रकाश देने के बाद हम विघटन करेंगे, विखंडित करेंगे, तब की बात है। देखिए, प्रकाश अपघटन, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है तब यह प्रकाश अपघटन कहलाता है। जिसे AgCl के अगर हम लोग उष्मा की प्रकाश में रखते हैं तो सलेटी रंग का Au बनता है, जो आपसे प्रश्न पूछा गया है। क्या है बाबू, प्रश्न पूछा हुआ किस रंग का
बताइए बाबू, भॉइस जा रही है? ये सुनो, बताइए तो जरा सा, भॉइस जा रही है? सुनो, कह दीजिए तो जरा सा। भॉइस जा रही है? सुनो, बहुत बता दीजिए जरा सा। चलिए, जा रही होगी वॉइस सब आप लोग के बीच में। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो विस्थापन आप लोग समझिए हैं ना, क्या कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना ही हम लोग का विस्थापन कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना है क्या कहलाता है? हम लोग का विस्थापन कहलाता है। कोई परेशानी की बातें नहीं है। अब आगे देखते हैं। देखिए, इसका हम लोग मात्र दो ही भाग में रखते हैं। कई भाग में? दो भाग में। एक को हमने इसका विस्थापन में एक का नाम दिया है एकल विस्थापन। एकल विस्थापन के मतलब ये हो गया कि हमें एक ही पदार्थ में चेंज देखने को मिले। जैसे ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी हमें एकल विस्थापन कहलाएगा, क्योंकि ये सी ही सिर्फ चेंज हो सकता है, अर्थात ए सी प्लस बी हो सकता है। ये जो हमारा सी है, ये जो हमारा यहाँ पर जो सी नाम का कोई तत्व अगर आएगा, तो सी अगर ए के पास चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? एकल विस्थापन का रूप ले लेगा। इसका दूसरा का भाग होता है द्वि विस्थापन। कौन बाबू? द्वि विस्थापन होता है। अब बाबू यहां से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, समझिए ना, बहुत बार ये प्रश्न पूछी जाती है, इसलिए आपको बता रहे हैं, आराम से देखिएगा। ये ए प्लस बी सी तो एकल विस्थापन हुआ, खाली सी बल चेंज हुआ। यहां पर आपको ए बी प्लस सी डी लिखा हुआ रहेगा, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? तो आपको कहना है कि हमारा ए डी प्लस सी बी में परिवर्तित हो जाती है। ये हमारा द्वि विस्थापन है। क्या है बाबू? द्वि विस्थापन के अनुरूप आता है। समझिए ना। चलिए अब देखिए, एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन, अर्थात विस्थापन का दो रूप होता है। क्या रूप होता है? विस्थापन का हमारा दो रूप होता है बाबू। दोनों रूप कौन कौन सा? आराम से देखिएगा। एक हम लोग का है एकल विस्थापन, एकल विस्थापन, और एक हम लोग का द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। द्वि विस्थापन अभिक्रिया और एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब एकल विस्थापन अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया जिस एक तत्व या यौगिक का विस्थापन होता है, वह एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अभी अभी हमने आपको बताया था। जिसे यहां पर देखिए ए बी प्लस सी लाया है। क्या लाया है बाबू? ए बी प्लस सी लाई है। तो यहां पर ए बी प्लस सी लाया है, तो यह इसमें दो तत्व है, तो इनमें से कोनो एक तत्व एक स्थान सी के ऊपर चला जाएगा। ये तो सी कहां चलाएगा? बी के ऊपर चलाएगा, तो ए सी प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सी प्लस बी हो जाएगा। अर्थात एफ ही आयरन कॉपर सल्फेट जो है ये नीला ठोठा के रूप लेता है। इसको हम लोग यहां पर विस्थापित किए। देखिए यहां पर अब हम लोग कॉपर को विस्थापित किए, यहां SO4 को विस्थापित किया। किसको किए बाबू? SO4 को हम लोग विस्थापित किए हैं। तो SO4 यहां पर क्या हो गया? SO4 यहां पर विस्थापित होकर FeSO4 हो गया, अर्थात आयरन सल्फेट बना दिया। समझिए ना। किसको? SO4 का यहां पर विस्थापन हुआ है। एकल विस्थापन किसका हुआ? तो SO4 का हुआ है। ये प्रश्न आपको देगा तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, कहेंगे यहां से प्रश्न आपको आता है एकल विस्थापन द्वि विस्थापन से। अब देखिए ध्यान से, अब आपके बीच में कह रहा है द्वि विस्थापन क्या है। तो द्वि विस्थापन आपसे पूछी जा रही, तो आराम से आप कह सकते हैं भैया इसमें तो दो का चेंज होगा। ये देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें दो तत्व या यौगिक का विस्थापन अभिक्रिया में होता है, तो द्वि विस्थापन है। जैसे ए बी प्लस सी डी, तो ए सी प्लस बी डी, अर्थात EN2SO4 प्लस BaCl2। तो यहां पर SO4 अब Cl2 में क्या होगा? एक दूसरे में चेंज हो, ये इधर चलाएगा और ये इधर चला जाएगा। ये देखिए BaSO4 में इधर चलाया, यानी अब बता, यही रिएक्शन जो आपका एनसीईआरटी का दिया हुआ रिएक्शन है, ये सीधे आपसे पूछा हुआ, कई बार पूछा हुआ रिएक्शन है। VVI में कई बार रिएक्शन पूछा हुआ, सेम यही रिएक्शन दे दिया जाता है। समझिए ना। अब कहता बताइए, यहां पर ये भी गैप रहता है, यहां पर एक गैप कर देगा तो यहां पर एक गैप कर देगा। अब कहेगा बताइए वहां पर क्या भराएगा, तो वहां पर भी आप लोग को ध्यान देना है। राम शुक्ला जी, साइंस का क्लास 5 बजे नहीं बाबू, साइंस की क्लास आपका 6 बजे होता है। समझिए ना। साइंस की क्लास 6 बजे होता है, इसलिए होता है क्योंकि हमारा 4 से 5 खुद ऑफलाइन क्लास रहता है, इसलिए हमें रेस्ट की भी आवश्यकता पड़ती है ना।
सुबह 7 से 8 आप लोग का क्लास शुरू होगा यूट्यूब पे। जो महत्वपूर्ण हिस्ट्री का है वहाँ से हम लोग चलना शुरू करते हैं, भर 12 बजे तक चलते हैं ऑफलाइन में, या पहले 1 घंटा ऑनलाइन यूट्यूब पे रहता है, उसके बाद ऑफलाइन होगा, उसके बाद फिर पुनः हमें ऑफलाइन में आना होता है, इसलिए समय नहीं मिलता है। तो आपका तो आज संडे था इसलिए हम आज लेकर आए हैं आप लोग के बीच में 5 बजे, समझिए ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलिए बाबू। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए ये जब भी होता है, ये अम्ल और क्षार जब आपको बताएंगे तब आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया अर्थात इसको हम लवणीय अभिक्रिया के रूप में भी जानते हैं। किस रूप में? लवणीय अभिक्रिया के रूप में भी जानते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षार क्या है बाबू? अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके संगत लवण, क्या संगत लवण तथा जल बनाते हैं, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये भी आपको देता है कि अम्ल और क्षार, आपको एक दिया हुआ था वो, अच्छा कोई बात नहीं, एसिड का प्रश्न तो वहां पर आपको बताएंगे, यहां ध्यान दीजिएगा। अम्ल एवं क्षार मिलकर जब एक दूसरे को उदासीन करने के संगत लवण और जल बनाते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात लवण को बनना ही उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। जैसे HCl अम्ल है, NaOH क्षारक है, इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो इसका pH मान जो होता है ना 7 के बराबर लमसम हो जाती है, अर्थात NaCl लवण हो जाता है, H2O हमारा क्या होता है? जल होता है। ये प्रश्न भी आपसे आएगा तो वहां पे ध्यान दीजिएगा। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला है समयवी अभिक्रिया या पुनर्वियोजन अभिक्रिया। अब जब इसके बारे में आपको बात करेगा समयवी या पुनर्वियोजन अभिक्रिया, देखिए कोई खास बात नहीं है, आराम से, इससे प्रश्न भी बहुत कम आता है, फिर भी आप लोग देख लीजिए। क्या है बाबू? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के परमाणु पुनर्विन्यास हो जाती है, यह समानता कार्बनिक यौगिकों में देखी जाती है। जैसे हम लोग अमोनिया साइनेट को किडनी में जब वो यूरिया बना देता है, NH4CnO3 तापमान उसमें अगर हम लोग देते हैं तो क्या में परिवर्तित हो जाती है? यूरिया में परिवर्तित हो जाती है। किसमें? यूरिया में परिवर्तित होती है। लेकिन यूरिया में परिवर्तित हुआ है, लेकिन जितना भी तत्व इसमें है उतना ही तत्व इधर भी रहेगा, संतुलन बनाए हुए रहता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाती है। ये जब भी होता है हमारा तो कार्बनिक यौगिक में होता है, ध्यान दीजिएगा। ये जब भी होता है किस में होता है? कार्बनिक यौगिक में होता है। अमोनियम साइनेट को आप लोग को ध्यान रखना है, ताकि आपका NCERT का यही आप लोग का एक केमिकल दिया हुआ था, रिएक्शन दिया हुआ है कि अमोनियम साइनेट जो है NH4CnO3 जो है इससे यूरिया में बदल जाता है, Na2CO NH2 में बदल जाती है। तो ये हमारा किस अभिक्रिया के अंतर्गत आता है बाबू? जिससे हम लोग पुनर्विन्यास अभिक्रिया या तो समयवी अभिकारक अभिक्रिया के रूप में भी जानते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है। पूजा एप का क्लास आपको 6 बजे से होगा बाबू। हमारा क्लास जो है साइंस का क्लास आपका 6 बजे से होगा। यूट्यूब पे क्लास आपको सुबह 7 बजे से होगा, 7 से 8। यूट्यूब पे जो आपकी क्लास होगी वो 7 से 8 होगा। अभी वहां पर हम लोग हिस्ट्री लेकर चल रहे हैं बाबू। सभी लोग वहां पर जो लोग आइएगा वो ध्यान दीजिएगा कि कॉपी कलम लेकर आने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ भी आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे हैं या नहीं? यस या नो पर बता दीजिए जरा सा एक बार में। कितने लोग हैं जो यहाँ पर वर्तमान में अभी कॉपी कलम बाहर निकाल के बैठे हुए हैं? और कितने लोग ऐसा हैं जो नहीं निकाले हैं? अब देखिए, एक हम लोग का होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अभी वही डायरेक्शन की जो हम बात कर रहे थे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया ये वो अभिक्रिया होती है जो जैसे अभिकारक से अगर हम एक उत्पाद बनाए तो बिना पुनः उत्पाद से अगर हम लोग अभिकारक बना लेते हैं, इसे हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया के रूप में जानते हैं। लेकिन अगर उत्पाद से हम लोग अभिक्रिया करके हम लोगों ने उत्पाद बना लिया तो पुनः उससे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग अनुकर्मणीय अभिक्रिया के रूप में जानते हैं। देखिए ध्यान से, वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जिसे हाइबर प्रक्रम द्वारा नाइट्रोजन से हाइड्रोजन से अमोनिया बनाना। क्या बनाना? नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से अमोनिया बनाना। कौन से प्रक्रम से होता है बाबू? हाइबर प्रक्रम से होता है। ये आपका VVI लगा लीजिएगा, कॉपी में लिखते वक्त VVI लगाइएगा कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से
जब हम लोग हाइबर प्रक्रम के माध्यम से अमोनिया बनाए हैं, किस प्रक्रम के माध्यम से अमोनिया बनाई गई है? तो हाइबर प्रक्रम के माध्यम से N2 प्लस CH2 Fe या Me को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करेंगे तो हमें अमोनिया प्राप्त होगी, NH3 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? NH3 प्राप्त होगा। चलिए, अब अगर कहेगा अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है, तो हमारा किडनी में परिवर्तित होता है अमोनिया को यूरिया में, अमोनिया को यूरिया में। अगला, वह अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में होता है उसे हम लोग अनुकर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं। अभी तो इसी बात कर रहे थे। जिसे NaOH, अगर हम बात करेंगे NaOH, ये तो लवण है बाबू, NaOH क्या है? ये तो लवण है। और जबकि H2SO4 जो है ये हमारा ये लवण है और ये हमारा क्या है? अम्ल है, अम्ल है। इसके साथ जब हम लोग अभिक्रिया करवाएंगे तो Na2SO4 प्लस 2H2O बनेगा। क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस 2H2O बनेगा। ये हमारा क्या क्या कहलाता है? ये हमारा अनुकर्मणीय विधि कहलाता, अर्थात एक तरफ से ही हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें तो आपको परेशानी की बात नहीं होगा। तीर डायरेक्शन के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्कर्मणीय अनुकर्मणीय में जो हम पहले बताए हैं, पुनः हम आप लोग को बता देते हैं। जैसे आपके बीच में अगर चर्चा करेगा कि हमें बता दीजिए बाबू कि उत्कर्मणीय अभिक्रिया क्या है? उत्कर्मणीय अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन है? तो कहिएगा जिसमें इस प्रकार का चिन्ह दिया हुआ रहे, जिसमें इस प्रकार का चिन्ह दिया हुआ है वो हमारा उत्कर्मणीय अभिक्रिया है, और जिसमें सीधे इस प्रकार का चिन्ह दिया हुआ है वो हमारा अनुकर्मणीय अभिक्रिया है, अनुकर्मणीय अभिक्रिया है। पूजा कुमारी नहीं सर, तो फिर क्लास बंद करके चले जाइए, बाद में आकर देख लीजिएगा पूजा। या कॉपी लेकर नहीं बैठने तो क्या कीजिएगा? हम पहले ही बताए हैं कि जो रसायन का PDF है वो अंत में देंगे, पहले आप लोग आराम से कॉपी में लिखते चलिएगा, इसलिए हम PDF यहाँ पर भी लेकर आते हैं। देखिए सर, नींद नहीं आता आपको? भाई देखने से हम लोग को नींद आ जाता है, इन लोग को नींद नहीं आता, बताइए। आप कहेंगे सर गुस्सा करते हैं, गुस्सा करने का काम ही आप लोग करते हैं। अब देखिए, जल अपघटन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो देखो बाबू, जल अपघटन अभिक्रिया की बात करें तो क्या कहा जाता है? यह जल के साथ दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षारक के लवणों की अभिक्रिया है। उच्च डाई इलेक्ट्रिक अस्थिरांक होने के कारण जल की जलयोजन प्रवृत्ति बहुत प्रबल होता है। बहुत क्या होता है? यानी कि अब जल के साथ अपघटन कहलाना, यानी जल देने के बाद जिस तत्व या यौगिक का विखंडन हो जाता है उसे हम लोग जल अपघटन कहते हैं। सिंपल से बात में ध्यान दीजिएगा, जल देने के बाद जिस तत्व या यौगिक का विखंडन हो जाता है उसे हम लोग जल अपघटन अभिक्रिया कहलाता है, उसे हम लोग जल अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम एसिटेट CH3COONA प्लस H2O में H2O, अर्थात हम लोग ने जब इसे हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करा दिया, जल के साथ अभिक्रिया करा दिया तो ये हमारा जल अपघटन अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद है। क्या है बाबू? एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ है और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ है? एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ है और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा यहां से, समझिए ना। जब सोडियम एसिटेट की बात करेगा तो CH3COOH यानी प्लस H2O, यानी कि आप जल के साथ हम इसका अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो पहले तो ध्यान देना, ये जो अभिक्रिया होकर हमें प्राप्त होगा ये जल अपघटन अभिक्रिया प्राप्त होगा। ये अभिक्रिया हमें वहां ही बताना था, वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत थे, क्योंकि इसमें भी विखंडन होने की बात होकर जा रहा है। सिर्फ अंतर यह है कि उसमें उष्मा प्रकाश हम विद्युत धारा दे रहे थे, यहां पर जल के साथ हम लाकर काम कर रहे हैं, इसलिए इसको अलग कर दिया गया है। तो एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ है और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ है, किसमें? जल अपघटन अभिक्रिया में। अब देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अभी अभी हमने आपको यही बात उस समय प्रकाश में बताया था। अब यहां पर हम लोग ग्लूकोज लेके बना देते हैं, सिंपल से में क्या बना देते हैं? ग्लूकोज। अब प्रकाश के साथ प्रकाश संश्लेषण की बात तो आप लोग जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण की तो बात आप सभी लोग जानते हैं ना, CO2।
यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब आता है ये जल के साथ अभिक्रिया करती है। किसके साथ बाबू? जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो प्रकाश के माध्यम से, किसके माध्यम से? लाइट जब आता है उस अनुसार करता है, तो हमें ग्लूकोज बनाती है। क्या बनाती है? हमें ग्लूकोज बनाती है। और साथ में हमें H2O भी, अर्थात कहने का मतलब ग्लूकोज के पास हमें जल भी बनाता है और साथ में जल के साथ हमें ऑक्सीजन भी परिवर्तन निकालता है, ऑक्सीजन भी, अर्थात O2। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन भी 6 निकालेगा, जल की मात्रा भी 6 होगा और H2O की मात्रा हम लोग 12 होगा, इसकी मात्रा कितना होगा? 6 होगा। CO2 6 और पानी 12। उसके बाद प्रकाश में अभिक्रिया कराया जाता है तो हमें ग्लूकोज बनती है और H2O बनता है और O2 बनता है। एक प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश की जब पादप की पत्तियों में प्रकाश क्या बोलते उसके बाबू? हाँ, प्रकाश संश्लेषण होता है तो हमें क्या क्या प्राप्त होती है। पहला तो आपको यह ध्यान देना है कि पादप में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए CO2 तो बाहर से लेता है, पादप CO2 बाहर से लेता है, जबकि H2O की बात करेगा तो आपको कहना है कि वो अपने जो तना है तना से ले लेती है। तना कहाँ से लाता है बाबू? तो तना कहना है भूमि से लाती है। कहाँ से लाती है? भूमि से लाती है तना। उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होती है। और क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है और ऑक्सीजन प्राप्त होती है और वाष्पीकृत भी होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? वाष्पीकृत भी होती है। चलिए, यहां तो आपको कोई परेशानी की बातें नहीं है। एक होता अवक्षेपण अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया से यहां पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के बीच में पूछा जाएगा, इसलिए आप सभी लोग यहां पर एक एक डायरेक्शन को ध्यान दीजिएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया, अगर आपके बीच में हम बात करें अवक्षेपण अभिक्रिया तो समझिएगा, वह 2 विलयनों को मिलाने पर ठोस द्रव विलयन में से अलग हो जाए तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता। सबसे पहले मेरी बात सुनिए, ध्यान क्या कर रहे हैं। 2 विलयनों को मिलाने पर ठोस और सॉलिड और द्रव्य अलग हो जाता है वैसे विलयन, तो उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे BaCl यहां पर क्या है बाबू? ठोस अवस्था में दोनों है, इसका अवक्षेपण होके BaSO4 बनता है। तो आपसे सिंपल से प्रश्न आता है इसमें VVI के रूप में क्या आता है कि BaCl2 प्लस NH4 होल टू SO4 तीर मार के आपको दिया हुआ रहेगा और BaSO4 भी दिया हुआ रहेगा और NaH4Cl भी दिया हुआ रहेगा। लेकिन आपसे पूछेगा कि BaSO4 तो अवक्षेपण हुआ है, लेकिन किस रंग का अवक्षेपण हुआ है? सफेद अवक्षेपण हुआ है। क्या हुआ बाबू? सफेद अवक्षेपण हुआ है। किस रंग का अवक्षेपण हुआ है? तो सफेद अवक्षेपण हुआ है। आपसे यही पूछेगा कि BaCl2 प्लस K2SO4 के साथ अगर अभिक्रिया कराई जा रही है तो बताइए ये भी अवक्षेपण होता है तो किस में होता है? तो फिर यहां पर ध्यान देना है, BaSO4 जब जैसी कहेगा आपको कहना है सफेद अवक्षेपण होता है। ऐसे होता है बाबू, सफेद अवक्षेपण होता। अब आपसे कहेगा क्या इसमें विस्थापन भी हो रहा है? कहना हाँ, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हो रही है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हो रही है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हो रही है। अब AlCl3 प्लस NH4OH की बात कर रही है, अवक्षेपण की बात कर रहा है, यानी ठोस में होगा तो इसे हम लोग द्रव में बदलेंगे तो OH को इससे मिलाना होगा, यानी AlOH3 प्लस NH4Cl हो गया, अर्थात AlOH3 जो है ये भी कौन सी हो गया? सफेद अवक्षेप। किसमें बाबू? सफेद में। सब सफेद नहीं होगा, अब देखिए यहां से चेंज आपको देखने को मिलेगा और यहीं पर हम लोग फंस जाएंगे। जहां पे चेंज देखने को मिल रहा है यहीं पर क्या होगा? फंस जाएगा। जैसे सीसा के साथ नाइट्रेट के साथ अगर हम लोग अभिक्रिया करा देते हैं पोटेशियम आयोडीन में, तो हमें यहां पर पीला अवशेष प्राप्त होता है सीसा और आयोडीन का। और ये प्रश्न हमारे पूछा हुआ है, क्या है बाबू? देखिएगा, PbNO3 पर होल टू प्लस Ki, जब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया कराई गई है तब
I2 हमें प्राप्त होता है, प्लस 2K NO3 हमें प्राप्त हुई है। अब कहेगा PbIO2 यानी कि सीसा जो है आयोडीन के साथ जो मिला है, एक कौन सा अवक्षेप बनाया है, किस रंग का बनाया है? आपको कहना है एक पीला रंग का अवक्षेप बनाया। किस रंग का बाबू? पीला रंग का अवक्षेप बनाया है। जबकि AgCl कहेगा सफेद बनाया है, Al कहेगा वो भी Al भी सफेद बनाया था, BSO4 तो सफेद अवक्षेप बनाया है। एक और देख लीजिए पीला अवक्षेप, एक और देखिए, सीसा सीसा नाम दीजिएगा तब पीला, सीसा सीसा आएगा तब कौन सा बनाएगा बाबू? पीला अवक्षेप, PS सीसा आयोडीन यहाँ पे पीला है, यहाँ पे पीला है। अगला देखिएगा, अब देखिए चूना। अब चूना की बात है, चूना सफेद है तो हम ज्यादा दिमाग क्या लगावे? CaOH2 यानी बुझा हुआ चूना को अगर हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो CaCO3 हमें प्राप्त होता है, प्लस H2O। आपको बताया भी गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग H2O की मात्रा में अगर अपघटन कराते हैं तो यहाँ पर गैस प्राप्त होता है। आपको पहले भी हम याद करवाए हैं, क्या प्राप्त होती है? CO2 गैस प्राप्त होता है, CO2 गैस प्राप्त होती है। चलिए देखिए क्या करता है, अपक्षेपण अभिक्रिया में अपक्षेप निर्माण के साथ साथ द्विविस्थापन की क्रिया भी होती है। ध्यान दीजिएगा, अपक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है बाबू? द्विविस्थापन का भी क्रिया होती है। नोट पॉइंट में CaCO3 के कारण ही चूने का पानी CO2 के संपर्क में आने पर दुधिया हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, कार्बोनेट के कारण ही चूने का जो पानी है वो CO2 के संपर्क में आने पर क्या होती है? दुधिया रंग दे देता है। इस बात को आप लोग को ध्यान देना। अगला है कि रेड नाइट्राइट नहीं रहने पर रेड एसीटेट को प्रयोग कर सकते हैं। क्या करते हैं? रेड नाइट्रेट का अगर नहीं रहेगा तो वहां पर रेड एसीटेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला, अगला क्या है बाबू हम लोग का? हाँ, अब महत्वपूर्ण है, ऑक्सीकारक है और आप लोग के लिए अवकारक है। ऑक्सीकारक है और क्या है? अवकारक है। अब बात कहेगा ऑक्सीकारक का, तो वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने की क्षमता होती है उसे हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। सभी अधातु ऑक्सीकारक का कार्य करता है। अपवाद में कार्बन, हाइड्रोजन और फास्फोरस को छोड़ने के बाद। ये सब प्रश्न आया हुआ है। क्या बाबू? प्रश्न आया हुआ कि सभी अधातु है क्या है बाबू? ऑक्सीकारक का काम करता है, लेकिन अपवाद में कौन कौन नहीं करता है? तो कार्बन भी अधातु है लेकिन ये भी अपकारक का ऑक्सीकरण का काम नहीं करेगा, हाइड्रोजन भी नहीं करेगा और फास्फोरस भी नहीं करेगा, फास्फोरस भी नहीं करेगा। समझ गया ना? इससे आप लोग को ध्यान देना है। अवकारक, अवकारक की बात करेगा तो वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होता है वह अवकारक कहलाता है। क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अवकारक के नाम से जानते हैं। हाँ, क्या बता रहे थे आप लोग को? हाँ, ऑक्सीकरण,
जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होता है उसे हम लोग अवकारक कहते हैं। और जब जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है उसे हम लोग किस नाम जानते हैं, उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण अगर ऑक्सीकारक की बात कर रहा है तो और यहीं पर आपको ऑक्सीकरण और अवकरण की बात करेगा तो यहीं पर आपको चेंज हो जाएगा। अवकरण अगर अवकारक है तब तो सही है, लेकिन अगर यही कह देगा अवकरण है तो अवकरण जैसे ही कह देगा बाबू तो जो इलेक्ट्रॉन का यहां हम त्याग करवा रहे हैं उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने वाला। और जैसे हम लोग यहां पर अभी हम लोग ऑक्सीकारक कर रहे हैं यहाँ पे, अगर इसको हम लोग ऑक्सीकरण कह देंगे तो यहीं पर हमको बोलना होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करता है। दोनों बात को आप लोग को हम समझा दिए हैं। इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करता है उसे हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। कंफ्यूज हो जाइएगा इसलिए हम पुनः चलते हैं। देखिए ध्यान से, एक होता हम लोग का क्या होता है, एक हम लोग का होता है ऑक्सीकारक और एक होता है हम लोग का अवकारक। समझिएगा ध्यान से। और एक हम लोग का होता है ऑक्सीकरण और एक हम लोग का होता है अवकरण। जब आपसे कहेगा कि भैया बताइए ऑक्सीकारक क्या है तो आपको कहना यहां पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। इलेक्ट्रॉन ये त्याग नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने में समाहित करेगा। लेकिन इसमें कहेगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, लेकिन इसमें आएगा तो उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीकरण का कहना है कि हम इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे। और यही प्रश्न आपसे पूछता है ज्यादातर, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा बाबू, इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा और ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। समझ गए ना। ऑक्सीकारक में ऑक्सीजन मिलेगा और अवकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा। इसमें क्या होगा, इसमें एक बात को और ध्यान देना है, इसमें ऑक्सीजन आकर क्या होगा, जुड़ना शुरू करेगा और हाइड्रोजन हटेगा। और इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग को ऑक्सीजन हटेगा और क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन क्या होगा, ये जुड़ना शुरू करेगा। इसे हम लोग अवकरण कहते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं, इसको हम लोग अवकारक कहते हैं। ध्यान, अब परेशानी नहीं होगा, अब परेशानी आप लोग को नहीं होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहां पर देखिए, अब यहां पर हम आपको लोग को बीच में एक डायरेक्शन लिए हैं। क्या है बाबू, जरा से ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको कह रहे हैं इधर देखिए। अवकारक और अभिकारक की समझाने की बात है तो यहां पर हम लोग एन ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहां पर Cl है, Cl के बाहरी कक्षा में हमारा 7 है, 7 आप लोग के बाहरी कक्षा में नजर आ रहा होगा। जब हम लोग इन दोनों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए इसका एक है, एक दे दिया Cl के पास, तो अपने पास क्या ले लिया, प्लस ले लिया है, और इसके पास क्या चलाया, माइनस चलाया। क्या चलाया, माइनस। अभी हम कहे थे ऑक्सीकारक जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, तो बताइए Cl जो है ये ऑक्सीजन लिया है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कह देंगे। और जो Na जो है ये ऑक्सीजन का त्याग किया है, क्या किया है, ऑक्सीजन का त्याग किया है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, अवकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अवकारक कहेंगे। अवकारक कह दिए हैं, ब्रैकेट में आपको हम ये भी लिख दिए हैं कि ऑक्सीकरण हुआ है, अवकारक हुआ लेकिन ऑक्सीकरण हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ये त्याग किया है। ये ऑक्सीकारक हुआ है लेकिन अवकरण हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ये ग्रहण किया है। दोनों बात आपको लिख दी है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें करण और कारक में आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीकरण के साथ अवकारक आएगा और ऑक्सीकारक के साथ अवकरण आएगा। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए अब इधर भी आप लोग को लिख दिए हैं कि ऑक्सीकरण के नाम पूछता है कभी कभी ऑक्सीकरण देकर दूसरा नाम दे देगा। क्या क्या नाम देगा, जो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको कभी दे देगा कि ऑक्सीकरण नहीं देगा, उपचयन दे देगा या अपचायक दे देगा, ये भी हम लोग ऑक्सीकरण का ही रूप होता है। अगर अवकरण कह दे
या अपचयन कह दे या उपचायक कह दे, ये हमारा अपकारक का रूप होता है। इसका होता है अपकरण का रूप होता है। और इसके तरह गुण कौन दिखाता है? तो औक्सीकारक दिखाता है, औक्सीकारक दिखाता है। और इसके तरह गुण कौन दिखाता है बाबू? तो अवकारक दिखाता है। इसी में तो बार बार हम आपको समझा रहे हैं। अवकारक को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं और ऑक्सीकारक को हम लोग अवकरण कहते हैं। अवकरण का और भी नाम है, अपचयन भी नाम आप लोग को कहीं कहीं देखने को मिलेगा, उपचायक भी नाम देखने को मिलेगा। अ से अवकारक, अ से अपचयन और उपचायक। यहां पर देखिएगा ऑक्सीजन, उपचयन और अपचायक, ऑक्सीजन, उपचयन और अपचायक नाम जिससे भी देगा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है? इसमें O2 का जोड़ना होता है और H2 का क्या होता है? हटना होता है। इसमें O2 यानी ऑक्सीजन का हटना होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा बाबू? जुड़ना होगा। इस बात की हम पहले भी चर्चा किए हैं। पूजा सर, इसका क्लास कितने दिन चलेगा सर? क्योंकि बीच से स्टार्ट किए हैं, समझ में नहीं आता है। अब सही बात बतावे आपको पूजा जी, सही बात बताते हैं कि हम इस हिसाब से चल ही रहे हैं अवकारक में कि अगर साइंस का पहले से स्टूडेंट होंगे तो आपको आराम से समझ में आ रही होगी। अगर साइंस का स्टूडेंट होंगे पहले से तो कहीं से भी आ जाएगा ना, समझ में आएगा। अगर साइंस के स्टूडेंट नहीं भी होंगे लेकिन आराम से आप लोग देख कर, अगर कुछ और भी काम नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ आराम से इधर देख रहे होंगे, मोबाइल को देख रहे होंगे, मोबाइल या लैपटॉप को देख रहे होंगे, तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। क्योंकि इसमें कोई खास हम आपको बता ही नहीं रहे हैं कि वो नाम का सिर्फ चेंजिंग आप लोग को हम बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसलिए आराम से आप लोग देखिएगा ना तो कोई परेशानी नहीं होगा। इधर उधर कीजिएगा तो परेशानी तो होगा ही होगा। तो परिभाषा में आप लोग को ध्यान देना है कि O2 का अगर हम लोग का ला के मिला रहे हैं किसी के साथ तो ऑक्सीकरण कहलाएगा। अगर O2 को हटा दे ऑक्सीजन को तो अवकरण कहलाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिए हैं तो क्या कहलाएगा? वो हमारा किनका है बाबू? रमेश्वर। आपका एग्जाम आ गया है तो ये भी ध्यान दीजिए, अगर एग्जाम आ गया तो आज के क्लास से 1 नंबर कंफर्म आएगा। लिख लीजिए कहीं पे, कथन के माध्यम से दे या फिर आपको सीधे अभिकारक के माध्यम से, लेकिन 1 नंबर कंफर्म है। तो सब में पूछ रहा था, बेमला में भी पूछेगा, कंफर्म है। अगला, विद्युत ऋणात्मक तत्व का अनुपात में वृद्धि होता है, इसमें क्या होता है बाबू? कमी होता है। ये सब आपसे नहीं पूछता, फिर भी ध्यान दीजिएगा। विद्युत धनात्मक तत्व का अनुपात में इसमें ऑक्सीकरण में कमी होता है और अपकारक में क्या होता है? वृद्धि होता है। अपकरण में क्या होता है? वृद्धि होता है और ऑक्सीकरण में कमी होता है। किसमें? धनात्मक वाला में। अब आपसे देखिएगा कुछ प्रश्न आपको यहां से मिलेगा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपकारक दोनों का जैसा व्यवहार करता है, तो उससे हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन से आपका प्रश्न आया हुआ था। क्या था? प्रश्न आया हुआ था, हमने आपको भी बताया था। किसमें? जब ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों प्रकार का व्यवहार होता है तो क्या कहलाता है? रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। जिससे रिडॉक्स अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों साथ साथ संपन्न होता है, उससे हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कथन में कभी कभी देगा तो कोई बात नहीं। जिसे देखिए आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए यहां पर Na2 का, Na क्या किया था? अपना 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था। जब Na 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है भैया, Na त्याग किया है तो Na के अपने साथ क्या हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन इस पर प्लस लिया है, अर्थात त्याग किया है। तो त्याग करने वाला को हम लोग कहते हैं अवकारक। यहां पर अगर अवकारक कहते हैं तो बताइए अवकरण वाला में क्या कहते हैं? तो ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण का हमने और भी नाम बताया है कि उपचयन कहते हैं। और
उपचयन के साथ एक और नाम बताए थे, अपाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपाचक कहते हैं। अपाचक था ना, हाँ अपाचक कहते हैं, अपाचक कहते हैं। यही कि एक सीएल में कहिएगा तो सीएल एक का अपने ऊपर ले लिया तो इसका उल्टा नाम दे देंगे, अर्थात अब यहां औक्सीकारक हो जाएगा, औक्सीकारक हो जाएगा, औक्सीकारक हो जाएगा। इसे हम लोग अवकरण के नाम से भी जानते हैं, अवकरण के नाम से भी जानते हैं, अपचयन के नाम से भी जानते हैं और उपचायक के नाम से भी जानते हैं। समझिए ना, कोई परेशानी की बात नहीं। अगला देखिए, ऑक्सीकरण की संख्या आपको निकालने आता है। तो ऑक्सीकरण की संख्या निकालने के लिए सबसे दो तीन बातों को आप लोग को ध्यान देना होता है कि जितना भी तत्व दिया हो रहेगा सबका ऑक्सीकरण संख्या जानिएगा तब ये निकलेगा। और कुछ ही तत्व का आपके प्रश्न में पूछता है, जैसे किसी भी पदार्थ पर उपस्थित उसके अवयवों की संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। ऑक्सीकरण की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। अगर आपके ऊपर कोई भी तत्व, अगर कोई तत्व दे दिया है या कोई यौगिक दे दिया सीओ के ऊपर प्लस माइनस नहीं दे दिया है तो इसके बराबर ऑक्सीकरण संख्या शून्य हो जाती है। अगर CO जिसे लिखा हुआ CO3 के ऊपर 2 को माइनस दे दिया, इसका मतलब इसके बराबर ऑक्सीकरण संख्या -2 होगा। अगर Na के ऊपर प्लस दे देगा तो इसका मतलब है कि इसके बराबर ऑक्सीकरण संख्या 1 हो जाएगा, प्लस है ना तो 1 होगा। अगर जितना भी इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेकर आएगा उतना माइनस होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन का वो त्याग करेगा वो प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना रसायन में प्लस कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना रसायन में क्या कहलाते हैं बाबू? तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना रसायन में क्या कहलाती है? तो हमें माइनस कहलाता है। ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ तक कोई परेशानी की बात आपको नहीं है। इसमें कुछ तत्व को हमको आपको याद करवाएंगे, वहां से आप लोग को आराम से बन जाएगा। जिससे जो प्रश्न आप लोग को मुख्य रूप से आता है यहीं से आता है। अगर कहेगा कि प्रथम पर वर्ग नंबर प्रथम से अगर कोई दे दे प्रश्न, यानी क्षार धातु से दे दे, जैसे हीलियम दे दे, लिथियम दे दे, नट क्या बोलता है, हाइड्रोजन दे दे, लिथियम दे दे, नाइट्रोजन दे दे, पोटेशियम दे दे, या फिर हम लोग का लोबिन दे, तो आरबी दे, के दे, एन दे, एल दे, एच दे, इसके लिए हम +1 का प्रयोग करें। क्या करेंगे? +1 का प्रयोग करें। अभी हम बताते हैं कैसे निकालना है। अगर वर्ग संख्या 2 से अगर क्षारीय धातु से बी दे दे, Mg दे दे, Ca दे दे, ये सर देगा तो +2 निकालना है। इसे आपको याद करना है। क्या करना है? इसे आप लोग को याद करना है, कन्फर्म। इसे क्या करना है? इसे आप लोग को याद करना है। अगर वर्ग 4 दे दे, FCl Br I दे दे, यानी कितना वर्ग नंबर कितना है? वर्ग नंबर 8 की बात है, हाइड्रोजन ग्रुप में है, वर्ग नंबर 17 में है, कौन सा ग्रुप में? 17 में। तो क्या होगा वो? -1। अगर ऑक्सीजन दे देगा तो -2, और हमारे एग्जाम में यही प्रश्न देता है। अगर F दे दे, Cl दे दे, Br दे दे, आयोडीन दे दे तो -1 का प्रयोग करेंगे। ऑक्सीजन देगा -2 का प्रयोग करेंगे। बेटा मांगे कार बाप सफाई राजी वाला कोई भी तत्व दे दे वर्ग 2 से तो हम लोग +2 का प्रयोग करेंगे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम अगर के आरबी दे दे तो +1 का प्रयोग करेंगे। समझिए किसका प्रयोग करेंगे? +1 का प्रयोग करेंगे। एक बात यहां पर आओ देख लिए, अगर जिस किसी का ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ता है तो हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है तो हमारा क्या कहता है? रिएक्शन, रिडक्शन कहलाता है, यानी अपकरण कहलाता है, अवकरण कहलाता है और ऑक्सीकरण कहलाता है। अवकरण कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अब इसको बनाना सीखना अनिवार्य है। देखिए हम आपको बनाना सिखाते हैं, आप आराम से ध्यान दीजिएगा, हम आपको बनाना सिखाते हैं। जैसे आपके बीच में एक प्रश्न आपको बीच में हम रख रहे हैं, H2SO4 क्या है बाबू? H2SO4, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? आराम से देखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या कितना है? अब कहिए गुरुजी ये हम तो बताए हैं, अभी बता रहे थे, इसके बारे में क्या हम के? हाँ,
अभी जो आपको हम बता रहे थे कि अगर कोई तत्व दिया हुआ रहे, अगर कोई तत्व या यौगिक दिया हुआ रहे, जैसे H2SO4 भी दिया हुआ रहे, तो इसके बराबर तो ऑक्सीकरण संख्या शून्य हो जाती है। अगर आपसे CO2 भी दिया हुआ रहे तो इसके बराबर भी शून्य होगा। लेकिन अगर अगर Na दिया हुआ रहे तो ये शून्य हो जाती है, लेकिन Na प्लस दे दिया रहे तो +1 ले लेना है। और Na माइनस तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन समझाने की मतलब है कि माइनस दे दिया तो इसमें -1 ले लेना है। अगर 2 को प्लस दे दिया हो तो 2 प्लस लेना है, 2 माइनस दे दिया हो तो 2 -2 ले लेना है बराबर के रूप में। किस रूप में? बराबर के रूप में ले लेना है। समझिए ना, दो वो रूप ले लेना बराबर के रूप में। जैसे आपको हम इधर बताने वाले क्या है, जैसे H2O में यहां पर हमें सल्फर का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? सल्फर का। सल्फर का पूछ रहा है बाबू, तो जिसका नहीं पूछ रहा है उसे तो हमें कुछ पता होना चाहिए ना। तो लेकिन इतना जानते हैं कि इसके बराबर हमें कहा जा रहा है कि शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो बताए हाइड्रोजन, अभी अभी हमने कह रहा था कि हाइड्रोजन के लिए 1 होता है। इसको कहां से याद करेंगे? तो आपको यहां से याद करना है कि क्षारीय धातु जितना भी है उन सब का कितना होता है? +1 होता है, +1 होता है। और दूसर का क्षारीय मृदा धातु के लिए +2 होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोडीन, आयोडीन के लिए -1 होता है। ऑक्सीजन के लिए -2 होता है। इसी का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। हाइड्रोजन के लिए +1 होता है, तो 1 प्लस होता है बाबू 1 हाइड्रोजन के लिए। यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन है, तो +1 को 2 से गुना कर देंगे। प्लस सोडियम हमें निकालना है, प्लस 1 ऑक्सीजन के लिए होता है -2, 4 ऑक्सीजन के लिए है, इसे 4 बराबर 0। समीकरण बन गया बराबर। अब +2 यहां 2 हो गई, प्लस यस हो गया, -4 दूनी 8 बराबर 0। अब बताइए बाबू, आपसे पूछ दिया है सल्फर का, तो यस -6 बराबर 0 हो गया। तो अब आपके बीच में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना चलाया? तो आप क्या नहीं बताइएगा कि 6 चलाया है। कितना चला है बाबू? 6 चला आया है। कितना आया है? 6 चला आया है। अब कहिएगा इसमें तो माइनस चला आया है, तो माइनस वहां पर ऑप्शन देवे ही नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में माइनस प्लस लेके 6 ना आया बाबू, यस -6 यानी बराबर 6 आ गया। तो वहां पर ध्यान देना, माइनस प्लस के अगर मामला देगा तो वहां पर देख लीजिएगा कि माइनस प्लस दिया हुआ है कि ऐसे दिया हुआ रहता है, माइनस भी दिया रहता है, प्लस भी दिया हुआ रहेगा। तो वहां पर ध्यान देना किस हिसाब से पूछा। अगला प्रश्न के आप लोग जवाब दीजिएगा। ये तो हम बताए हैं, ये तो हमारा दिया हुआ प्रश्न था, बताया हुआ है। तो अगला प्रश्न आप लोग बताइए। जैसे आपके बीच में अगर हम बता दें कि KMnO4 का बताइए, KMnO4 में यमियन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? ऑक्सीकरण नंबर कितना होगा? जल्दी से बताइए बाबू, ऑप्शन जल्दी से, देरी नहीं होना है। 2 सेकंड में बताइए हमको, 2 सेकंड में बताइए जल्दी से। जल्दी से दे दो आंसर। आ गया आंसर? चलिए, अभी तक किन्हीं का नहीं आया। देखिए क्या कर बता रहे थे। अब बताइए, पोटेशियम के लिए भी बताए हैं कि +1, एक ही वो है तो +1। अब प्लस यमियन को तो हमें निकालना ही है, प्लस O4 यानी कि -2 गुना 4 बराबर 0। तो आप को नहीं बता सकते हैं कि भैया ये +1 हो गया, प्लस यमियन हो गया, अब -8 बराबर 0 हो गया, अर्थात यमियन बराबर हम लोग का 7 चलाएगा। कितना चलाएगा? 7 चलाएगा ऑप्शन। इसमें कोई परेशानी की बात था? चलिए कोई बात नहीं, अगला बताइएगा आप सभी लोग। और आपसे कह दिया OF2, OF2 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? OF2 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? इसमें आपको कह रहा O यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? जल्दी से बताना बाबू।
ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। अब -2 मत मार दीजिएगा, ये तत्वों से निकाल के बताना है। जल्दी से बताइए। ऑक्सीजन देख के -2 मत मार देना, कोई बना के निकालना है। जैसे जिस अगर यहाँ पर फ्लोरीन की कहा जाता तब -2 का हम लोग लिखते हैं कि कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है -2। लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन हमको दिया हुआ ऑक्सीजन का पूछ रहा है, इसलिए इसके लिए तो हमें x लेके चल देना होगा। और इसके लिए हमें कितना होता है, -1 आता है, अर्थात -1 होगा कितना बार, 2 बार, बराबर इसके बराबर तो 0 हो गया, बराबर x, ये -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा +2 होगा, अर्थात ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, +2 होगा। कितना होगा, +2 होगा। इस प्रकार से आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए ही आएगा। एक और निकाल दीजिए, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी Ca, कैल्शियम H2O में H का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। किसका, H का, H का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, H का यानी हाइड्रोजन का निकालिए। जल्दी करना बाबू, हाइड्रोजन का निकालना जल्दी से। अब देना कैल्शियम, अब लगता है दूसरा धातु का, देख लीजिए कौन कौन में है। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कैल्शियम किस में है, कैल्शियम बाबू, कैल्शियम 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 कैल्शियम, यह +2 में है। और +2 में है, हमें हाइड्रोजन का निकालने का रहा है, इसका मतलब है कि हमें हाइड्रोजन से कोई मतलब ही नहीं है। तो +2 +2x, 2 गो है, बराबर 0, अर्थात 2x बराबर -2, 2 से 2 खत्म, यानी x बराबर -1। कितना हो जाएगा, x बराबर -1। यही हमारा हाइड्रोजन संख्या का आंसर चला आया। समझिए ना, कोई परेशानी की बात नहीं। अगर आपके बीच में ऑक्सीकरण संख्या निकालने कहेगा कभी भी भूल कर भी, तो आप आराम से इसे निकाल सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, पुनः आपके बीच में हम कल मिलेंगे। समझिए ना, आज के लिए इतना है। अगला आने वाले संडे को आप लोग जितना भी साइंस के विद्यार्थी हैं सभी लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगला आने वाले संडे का जो आपका फिजिक्स है, इन फिजिक्स का जो मैराथन चलेगा, उन सब का ऑब्जेक्टिव हम लेकर आएंगे। फिजिक्स जो आप लोग को समाप्त किए हैं उन सब लेसन का ऑब्जेक्टिव हम लेकर आएंगे, मिलाकर मिक्सिंग कर कर उससे वहाँ पर आप लोग जरूर जुड़ने का काम कीजिएगा। सभी साइंस के विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जब भी मैराथन आवे साइंस का उसमें जुड़िएगा। अभी वर्तमान में आपके लिए हम फिजिक्स का मैराथन लाएंगे, उसमें आप लोग जरूर आइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।